गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, न्यूटन का आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, तीसरा लॉ। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ मीन्स, ठीक है, जितना आप एक्ट करोगे उतना ही क्या होगा, रिएक्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई दो बॉडी, व्हेन टू बॉडी आर इंटरेक्ट टू ईच अदर। इंटरेक्ट टू ईच अदर मीन्स कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे को क्या करें, इंटरेक्ट करें, एक बॉडी दूसरे पे जितना फोर्स लगाए, वन बॉडी अप्लाइड अ फोर्स टू द अनदर बॉडी, सेम फोर्स इज अप्लाइड बाय द सेकेंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी। मतलब कि आपके पास सपोज दो बॉडी है, दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी, ठीक है। ये बॉडी इस पर को जितना फोर्स लगाएगी, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी, ठीक है, उतना ही फोर्स सेकेंड बॉडी पहली बॉडी पे भी लगाएगी। दिस इज कॉल्ड द एवरी एक्शन हैव द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम ये भी बोलते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ को एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने क्या बोला कि इफ द टू बॉडी आर इंटरेक्ट टू ईच अदर, देन फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू सेकेंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी। मतलब पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स सेकेंड बॉडी भी पहली बॉडी पे लगाएगी। अब मैं इसको यदि समझने की कोशिश करूं कि मेरे पास दिस इज द ब्लैक कलर वाली जो मेरे पास बॉडी है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी। पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है F12। F12 का मतलब हुआ 1 लगा रही है दूसरे पर। पहली बॉडी किस पे लगा रही है, दूसरे पर, F12। और यहाँ पर को क्या है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो ये क्या हो गया, F21। हमने बोला एवरी बॉडी है इक्वल एंड एवरी बॉडी हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब हमने बोला कि जितना फोर्स वो लगाएगी उतना ही वो भी लगाएगा। तो इसका मतलब जितना F12 होगा उतना ही क्या होगा, F21 भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, F12 किसके बराबर होगा, F21 के बराबर होगा। क्या दोनों इक्वल होंगे? अब बात ये आती है कि ये तो लगा रही है इधर की ओर को और ये लगा रही है इधर की ओर को। अब हम एक चीज़ और बोलते हैं, तो जब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में बोलते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन बदल रही है, 1 2 की ओर को लगा रही। मान लो मैं एक बॉडी यहाँ पर को है, मैं इधर को फोर्स लगाऊंगा तो वो कहाँ को लगाएगी, इधर की ओर को फोर्स लगाएगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है तो इक्वल ही, लेकिन क्या हो जाएगा, F12 किसके बराबर हो जाएगा, -F21 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब आप किसी बच्चे को या किसी दो लोग यदि आपस में लड़ाई करते हैं, तो मतलब यदि आप उसको स्लैप करते हो गाल पे, तो गाल पे आपके हाथों से जो जितना लगता है तो उतना ही क्या होता है, वो गाल से उसके हाथ पे भी उतना ही लगता है। तो मतलब क्या है, उतना ही दर्द उसको भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स, जितना फोर्स आपका हैंड लगा रहा है उसके गाल पे, तो गाल भी उतना ही फोर्स किस पे लगा रहा है, आपके हैंड पे लगा रहा है। तो आपको क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ में दर्द हो रहा है। या जैसे आप देख लीजिए, जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, तो जब हम वॉक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि मैं अपने पैर से, ठीक है, मैं फर्स्ट से क्या करता हूँ, अब धरती को या अपने ग्राउंड को क्या करता हूँ, पीछे की ओर को पुश करता हूँ, ठीक है। और जितना मैं पीछे की ओर को पुश करता हूँ उतना ही क्या होता है आपका, उतना ही मेरा आगे का पैर क्या होता है, दूसरा पैर आगे की ओर बढ़ता है। मैं जितना ज़्यादा पुश करूँगा उतना ही मेरा आगे का पैर उतना सेकंड फीट उतना ही आगे जाएगा। या एक एग्जाम्पल और है रॉकेट वाला या बलून वाले, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपका रॉकेट वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। रॉकेट में क्या होता है देख लीजिए, जब आपका रॉकेट इस तरीके का है, ठीक है, और यहाँ से नीचे को क्या जा रही होती है,
आपकी स्ट्रीम आ रही होती तो जितना ये क्या होगा, स्ट्रीम नीचे की ओर को मूव करेगा, उतना ही जितना फोर्स नीचे की ओर को लगेगा उतना ही ये रॉकेट ऊपर की ओर को क्या करेगा, मूव करेगा। या सिंपल सा एग्जाम्पल यदि आप समझना चाहो, आप क्या करिए, बलून को फुलाइए। जब आप बलून को फुलाएंगे और उसको बंद करके छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपका बलून से जो हवा नीचे की ओर को जो निकलेगी, जिस फोर्स से वो नीचे की ओर को लगेगी उसी फोर्स से क्या होगा, बलून ऊपर की ओर को क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये सारे न्यूटन के थर्ड लॉ है। तो एवरी एक्शन, एवरी बॉडी हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम बात ये करते हैं, देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व करना, मतलब मोमेंटम इज कंजर्व। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आ गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज कंजर्व होता है, तो कंजर्व का मतलब होता है मोमेंटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी यदि मोमेंटम हो रहा है ना तो आप उसको उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप उसको ख़त्म कर सकते हो, तो कर क्या कर सकते हो फिर। ठीक है, तो इसका ये मतलब समझ में आया कि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। आप बोल रहे हो कि नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप उसको क्या कर सक रहे हो, उत्पन्न कर पा रहे हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये क्या था कि जितना होगा उतना ही बाद में भी होगा, जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब मोमेंटम होगा क्या, जैसे जब बॉल से बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल क्या करती है, मूव करती है, तो उसमें कुछ मोमेंटम होगा। और उस मोमेंटम के बाद जब सेकंड फील्डर उस बॉल को रोकता है तो उस रोकने में भी कुछ क्या लगेगा, मोमेंटम लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि जितना मोमेंटम आपका पहले था उतना ही मोमेंटम क्या होगा, बाद में भी होगा। तो इसका मतलब कि जितना पहले था बाद में था, तो मान लो पहले 10 था तो बाद में भी 10 हुआ। तो इसका मतलब हम ये समझे कि मोमेंटम क्या हुआ, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कहने का मतलब है 10 का 12 हो जाता, 12 का 15 हो जाता, 15 का 20 हो जाता, ऐसा नहीं, पहले भी 10 था तो बाद में भी 10 ही हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी बस क्या होती है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन को यदि हम ढंग से समझने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट इनटू वन टू अनदर एंड इट डज नॉट डिस्ट्रॉय। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इम्पल्स पढ़ेंगे, इम्पल्स क्या चीज़ होती है और उसका इम्पल्स के बारे में जानेंगे, इम्पल्स क्या चीज़ होती है और उस पर क्या वो इम्पल्स क्या चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम हमने बताया था कि चेंज ऑफ मोमेंटम हमने बोल दिया P2 माइनस P1 बोल दिया, तो mv माइनस mu होगा। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। आज हमने मोमेंटम पढ़ा, चेंज ऑफ मोमेंटम तो पढ़ ही लिया था, ठीक है, और उसके बाद चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया था। तो आज हम आपको एक चीज़ नेक्स्ट टॉपिक में हम ये शुरू करेंगे कि क्या इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है या नहीं। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में होगा। थैंक यू।